बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता या सिटीजनशिप को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात आप याद रखिएगा कि नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ है। तो आप कहते हैं ना कि नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 2 में है, और कौन कौन से आर्टिकल में है। तो आप कहेंगे कि सर आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से कहाँ तक है? 11 तक है। क्लियर? नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। तो हम लोग नागरिकता को पढ़ें इसके पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि राज्य में 2 तत्व होते हैं। किसी भी राज्य में 2 तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। अब ये जो 2 तत्व होते हैं ये कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे कि सर देखो, एक तो होता है राज्य का क्षेत्र, या आप कह सकते हो राज्य क्षेत्र, फिर क्षेत्र, फिर अगर दूसरी चीज़ पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर दूसरा होता है, ठीक, इसमें निवास करने वाला मानव समुदाय। इस राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला मानव समुदाय, मानव समुदाय, ठीक है। तो किसी राज्य में 2 तत्व कौन कौन होते हैं? एक तो राज्य का क्षेत्र होता है और इसमें निवास करने वाला मानव समुदाय होता है। अब देखिए, ये जो मानव समुदाय होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? आप कहोगे कि सर देखो, 2 तो होते ही होते हैं, 2 होते ही होते हैं। मतलब एक होगा नागरिक, ये तो होगा ही होगा भाई, राज्य क्षेत्र में नागरिक तो होगा ही होगा, सिटीजन होगा ही होगा। दूसरा होता है फॉरेन सिटीजन या विदेशी नागरिक होता है, विदेशी होगा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये देखिए, हमने डॉट से दिखा दिया, ये तीसरा हो सकता है, मतलब नागरिकता विहीन, ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर? जिसकी नागरिकता छिन गई है, अपने देश में भी दूसरे देश की भी, ठीक है। और आपने जब इतनी जान लिया चीज़ें, तो अब आप देखिए नागरिकता देने के संबंध में क्या प्राविधान लाया गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान, प्रोविजन, ठीक है, रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो ये जो हम बात आपसे करने जा रहे हैं वो 26 नवंबर 1949 की बात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता देने के संदर्भ में क्या नियम निर्मित किए गए थे। तो आप कहिएगा कि सर 3 आधार पर नागरिकता दी जा सकती थी 26 नवंबर 1949 के नियम के अनुसार। एक है डोमिसाइल के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर। दूसरा है माइग्रेशन के आधार पर, और तीसरा क्या है? आप कहोगे कि सर रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर मतलब डोमिसाइल की अगर आप हिंदी करना चाहें तो ये होता है अधिवास, अधिवास। माइग्रेशन की हिंदी होती है माइग्रेशन की हिंदी होती है प्रव्रजन, प्रव्रजन। और रजिस्ट्रेशन तो सभी लोग जानते ही जानते हैं क्या होता है। तो अब सवाल इस बात का है, डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता कैसे देंगे। तो आप कहिएगा, पहले तो डोमिसाइल का मतलब समझ लीजिए, अधिवास का मतलब समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, किसी निश्चित स्थान पर अस्थायी निवास करके डोमिसाइल प्राप्त कर सकता है। मतलब आपको अस्थायी निवास करना है, अस्थायी निवास करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जो डोमिसाइल होता है
डोमिसाइल होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो डोमिसाइल होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक क्या होता है, आप कहोगे उद्भव अधिवास, मतलब उद्भव अधिवास, और दूसरा होता है विकल्प अधिवास। डोमिसाइल मतलब अधिवास। ठीक है, तो एक होता है उद्भव अधिवास, दूसरा होता है विकल्प अधिवास। ठीक है, ये दो चीजें। तो उद्भव अधिवास क्या होता है, आप कहेंगे जन्म के समय जहाँ उसके माता पिता रहते हैं उसे उद्भव अधिवास कहा जाता है। मतलब आपका जन्म जहाँ हुआ है उस स्थान पर आपके माता पिता अगर अस्थायी रूप से रह रहे हैं तो वह उद्भव अधिवास है। और विकल्प अधिवास क्या होता है, आप कहेंगे कि सर विकल्प अधिवास भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर निवास करके आप विकल्प अधिवास ले सकते हैं। किसी विशेष स्थान पर निवास करके आप क्या हो सकते हैं, विकल्प अधिवास ले सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, अस्थायी रूप से। ठीक है ना, अस्थायी रूप से क्या करना है आपको, अनिश्चित काल तक निवास करते हैं आप। अस्थायी रूप से अनिश्चित काल तक निवास करके भी आप विकल्प अधिवास प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको याद रखना है, ठीक है, कि डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डोमिसाइल के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है वह कहाँ पर इसका उल्लेख है, आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 5 में है डोमिसाइल, ये आर्टिकल 5 में है। डोमिसाइल के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे या कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा किस एक्ट में है, 5 में है। माइग्रेशन के आधार पर 6 और 7 में है, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर आर्टिकल 8 में उल्लेख है। आर्टिकल 6 और 7 माइग्रेशन से संबंधित नागरिकता का प्रोविज़न करता है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता कैसे होती है, किसको दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने बात आ रही है वो हम देख लें कि माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता। तो देखिए हम लोग आर्टिकल 6 को देखते हैं। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता देने का प्रोविज़न माइग्रेशन 6 में दिया गया है। मतलब पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी गई, आप कहेंगे आर्टिकल 6 के आधार पर दी गई। ठीक है, अब आर्टिकल 6A क्या कहता है, तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 परिभाषित करता है कि किसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 6A कहता है कि कोई अगर नागरिक पाकिस्तान का कोई बंदा है तो उसकी 2 या 3 पीढ़ी 1935 के अधिनियम के द्वारा जिस भारत को परिभाषित किया गया है उसमें जन्मा हो। मतलब कह रहा है कि आर्टिकल 6 कहता है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है,
उस अधिनियम में जिस भारत का विवरण दिया गया है उस भारत में उसकी मतलब जो नागरिकता लेना चाहता है उसकी 2 या 3 पीढ़ियां निवास करती रही हों। अब आर्टिकल 6B क्या कहता है ये भी आप देखिए। आर्टिकल 6B कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत आया है, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आया है तो भारत में 6 महीने रहने के बाद 6 महीने रहने के बाद वह रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत हो करके नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। फिर हम आपको बता दें कि आर्टिकल 6B क्या कहता है या 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है और भारत में 6 महीने रहने के बाद नागरिकता पाना चाहता है तो उसे हम रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत होने के बाद नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है तो ये देखिए आर्टिकल 7। बच्चों जो आर्टिकल 7 है इसके बारे में आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 7 कहता है कि आप माइग्रेशन के द्वारा नागरिकता खो भी सकते हैं। माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता का खोना, ये कहाँ पर है? नागरिकता का खोना मतलब आप खो सकते हैं, नागरिकता आपकी जा सकती है। आर्टिकल 7 वही बात कह रहा है कि आपकी नागरिकता कैसे चली जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि कोई 1 मार्च 1947 के बाद 47 के बाद, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान गया हो तो भारत का नागरिक नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान में गया हो तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो भारत वापस आया है, लेकिन यदि वो भारत वापस आ गया तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, माइग्रेटेड माना जाएगा। ठीक है। ऐसे लोग 6 महीने तक रह करके रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आपको बता दें, कह रहा है कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद यदि आप पाकिस्तान चले गए तो आपकी नागरिकता चली गई। लेकिन यदि आप वापस आ गए तो आपको जो नागरिकता दी जाएगी वह 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। मतलब आपको माना जाएगा कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद से भारत के नागरिक बनते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 8 पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य विदेशी देशों के ऊपर लागू होता है और कहता है आर्टिकल 8 कि ऐसे व्यक्ति, आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय किसी दूसरे देश में रहते थे, एक्सेप्ट पाकिस्तान, किसी दूसरे देश में रहते थे या विदेश में थे, परंतु ये भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। मतलब आर्टिकल 8 रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, किसी विदेशी एक्सेप्ट पाकिस्तान को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है। किस बेसिस पर? आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वतः नागरिकता खो देगा। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक है और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो उसकी नागरिकता स्वतः चली जाएगी। ठीक। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है संसद द्वारा, मतलब संसद ही
नागरिकता संबंधी कोई कानून बना सकती है, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो, चाहे नागरिकता छीनने की बात हो। ठीक है, संसद को ही यह राइट्स है, किसी प्रांत की विधानसभा को या अन्य किसी शख्सियत को यह राइट्स नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आपकी नागरिकता संसद कब छीन सकती है? आर्टिकल 10 के अंतर्गत भारत की संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता को कब छीन सकती है ना? तो आप कहेंगे यदि आपने नागरिकता कपट से पाया है, मिथ्या मतलब झूठ बोल करके आपने पाया है, झूठ दिखाया है, छल किया है, ठीक है, और छल के द्वारा आपने नागरिकता प्राप्त किया है, कपट के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात है, नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता तो उसकी भी नागरिकता छीनी जाएगी। मतलब भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भारतीय संविधान के प्रति अगर निष्ठा नहीं है तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा, युद्ध के समय मान लीजिए कि अगर किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ युद्ध चल रहा है और आप दुश्मन देश के साथ किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, और एक बात और है, रजिस्ट्रेशन, आपने नागरिकता रजिस्ट्रेशन से पाई है, आपने नागरिकता पाया है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन किया द्वारा, और रजिस्ट्रेशन के से नागरिकता पाने के 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर यदि आपने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 2 वर्ष की सजा मिल गई तो ऐसी स्थिति में भी नागरिकता चली जाएगी। क्लियर? अब आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कॉमनवेल्थ देशों के नागरिकों को नागरिकता देने की बात करता है। मतलब आर्टिकल कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं उन देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकों की तरह से ही कुछ अधिकार, ठीक है, दिए जा सकते हैं। ठीक है, और अब हमको देखना है प्रवासी भारतीयों को नागरिकता। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल देंगे प्रवासी भारतीयों को नागरिकता। देखिए, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है, हमारा देश, हमारा संविधान, ठीक है, सिंगल नागरिकता देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जरा देखिए, प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रवासी किसे कहते हैं या माइग्रेटेड इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है, या इंडियंस किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, उसके संतान को माइग्रेटेड कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रवासी किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता कभी भारत के नागरिक रहे हों वह प्रवासी भारतीय माना जाएगा। क्लियर? और इन प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का, ठीक है, सुझाव किसने दिया था? आप कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दोहरी नागरिकता, ये देखिए लिखा है, दोहरी नागरिकता देने का प्रोविजन लाया था। ठीक है, और यह नागरिकता कितने लोगों को दी जाती है? आप कहेंगे 16 देशों को दी जाती है। 16 देशों के नागरिकों को यह दी जाती है। मतलब दुश्मन देश के जो हमारे लोग हैं उनके लिए नहीं, ठीक है, मित्र जितने भी हैं उनमें से 16 देशों के लोगों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान हमारी सदन करती है। किसकी संस्तुति पर? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट पर। ठीक है, अब ये जो दोहरी नागरिकता लोग प्राप्त करते हैं उनको क्या इससे सुविधा मिलती है? तो आप याद रखिएगा,
वे लोग जिन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई है, वे लोग बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं, वीजा के ही भारत में आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, आप आइए। ठीक है, और आने के साथ आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं भारत के अंदर। लेकिन सर आपको एक चीज नहीं मिलेगा, आपको मताधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा। आप चाहें तो हमारे म्यूचुअल फंड में भी 1 अरब रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर ना? और अब हमको याद रखना होगा कि प्रवासियों को भारत की ओर देखने या लौटने के लिए हमने क्या किया, उनको सम्मान देने के लिए 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को चुना गया था? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, ठीक है, सदा के लिए भारत आ चुके थे। क्लियर? अब एक प्रश्न आपके सामने और आता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो बच्चों ये है कि देखिए हमारी जो नागरिकता है इसे अनेक बार संशोधित किया गया है। 1955 में किया गया, 2003 में किया गया है और 2019 में भी किया गया है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पढ़ना है 2019 में, ठीक है, नागरिकता संशोधन क्या किया गया है, नागरिकता में संशोधन, ठीक है, क्या किया गया है। तो मतलब ना हम 1955 पढ़ रहे हैं और न ही 2003 पढ़ रहे हैं, हम 2019 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है। तो 2019 में जो नागरिकता संशोधन किया गया उसमें कहा गया था, ठीक है, कि हमारे पड़ोस के जो 3 देश हैं, कौन कौन हैं? एक तो बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा अफगानिस्तान है। ये तीनों ही देश जैसा कि आप देख रहे हैं मुस्लिम देश हैं। ठीक है, और मुस्लिम देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं इनकी स्थिति क्या होती है? अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत बुरी होती है। ठीक है, मतलब उनको मौलिक अधिकार भी नहीं मिले होते हैं। जैसे अब ये जो अल्पसंख्यक हैं ये कौन कौन हैं? तो देखिए, एक तो हिंदू है, दूसरा सिख आप उठा लीजिए, तीसरा ईसाइयों को उठा लीजिए आप, ईसाई, ठीक है, चौथा बौद्ध उठा लीजिए, पांचवा जैन उठा लीजिए और छठा आप पारसियों को भी ला सकते हैं, पारसी। मतलब 2019 की नागरिकता संशोधन में कहा गया, संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि देखिए इन तीनों देशों में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर ना? अब इसको लेकर काफ़ी बड़ा बवाल चला। जैसे आपने देखा कि सीएए को लेकर के बवाल चल रहा था, तो इसमें मुसलमान यही कह रहे थे कि भाई आप मुसलमानों को क्यों नहीं रखना चाहते। लेकिन भारत सरकार कहती है कि हम मुसलमानों को इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि मुसलमान इन देशों में बहुसंख्यक है। ठीक है, और अन्य देशों में भी जहाँ पर है वहाँ वो शोषित नहीं है। लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में अगर ये लोग हैं तो इनका काफ़ी शोषण किया जाता है, इसलिए हम इन लोगों को नागरिकता देंगे, मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें और क्या विधान है कि 11 साल तक भारत में रह करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि 11 साल तक भारत में रह करके कोई भी पड़ोसी देश नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कोई भी कहने का मतलब कह रहा है कि 11 साल तक भारत में, ठीक है, रह करके, ठीक है, और क्या कर सकता है, ठीक है, ये लोग जो 6 लोग हैं, ठीक है, ये लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसे घटा करके अब 6 वर्ष कर दिया गया है, 11 वर्ष नहीं रहा है अब इसे क्या किया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और हमको एक चीज़ और जानना है, दूसरा पॉइंट जानना है, वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 से
भारत में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। कब से? 31 दिसंबर 2014 से जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। यही है, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। अब हम एक आपको बता दें कि कभी कभी आप कहते हैं कि अनिवासी भारतीय कौन है, ठीक है। अनिवासी भारतीय का मतलब ये होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अनिवासी भारतीय ये कौन है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआईज, ठीक है। तो आप कहेंगे भारतीय नागरिक जो अस्थायी रूप से, भारतीय नागरिक जो अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश में रहता है, एनआरआईज कहलाएगा, ठीक है। पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, ठीक है, तो वो लोगों को क्या होगा, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहा जाएगा, ठीक है। और इनको भारत में नागरिकता भी प्राप्त होगी, बनी रहेगी, और इनका मतदान का राइट से भी बना रहेगा। और फिर पूछा जाए, ठीक है, कि प्रवासी भारतीय कौन है, तो आप कहेंगे जिनके माता पिता कभी भारत के नागरिक रहे हों वे लोग प्रवासी भारतीय कहे जाएंगे, मतलब प्रवासी भारतीय, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आता है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ओवरसीज, ठीक है, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जिन प्रवासियों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं उन्हीं को OCI कहा जाता है, ठीक है ना। OCI में क्या आया? आप कहेंगे OCI में सर प्रवासी भारतीय होगा, ये तो जरूरी है कि वो प्रवासी भारतीय हो, लेकिन 2003 के संशोधन के द्वारा उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, वही OCI के नाम से जाना जाएगा, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों के लिए, और वो है मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन हम लोग अब करेंगे, मतलब भाग 3 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल लक।